अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आप लोगों को पता है बेटे कि एमसीक्यूज़ के हवाले से हमारी लेक्चर्स की कुछ सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 1 जो स्टार्ट किया था वो कॉम्प्लेक्स नंबर से था। तो अभी जो बेटे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो इक्वेशंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। बेटे सबसे पहले तो आप लोग तमाम लोग ये बात जानते होंगे कि जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर -1। लेकिन अगर आपसे कोई ये बोले कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप सब जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है सिर्फ -1। अच्छा, अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी और अगर कभी आपको बोले कोई कि आयोटा क्यूब की वैल्यू सॉल्व करो, तो आयोटा क्यूब का मतलब आप इसको ब्रेक करेंगे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर में। ये आयोटा बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। -1 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस आयोटा। मतलब कहने का ये कि आप एक तो ये वाली वैल्यू याद रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। दूसरी वैल्यू बेटे आप ये याद कर लीजिए कि आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कभी आयोटा की पावर 4 आ जाए तो आप जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर में। तो आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 आ गया। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1, यानी आयोटा की पावर 4 बराबर किसके? सिर्फ 1 के। तो पहली वैल्यू आप ज़हन में रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के होता है, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा के होता है, और आयोटा की पावर 4 बराबर 1 के होता है। तो जो मैं भी आपको एमसीक्यूज़ करवाने जा रहा हूँ, आयोटा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उस आयोटा की आपको पता है कि मुख्तलिफ पावर्स देगा। तो उस आयोटा की मुख्तलिफ पावर्स को हैंडल करने के लिए कोशिश कर लीजिए कि कम से कम ये 3 वैल्यूज़ याद रख लीजिए। 3 वैल्यूज़ कौन सी? कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के है, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा के है, और आयोटा की पावर 4 बराबर 1 के है। इन 3 वैल्यूज़ को अगला एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के बराबर होगा। उसके बाद दूसरी वैल्यू है आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब हमेशा माइनस आयोटा के बराबर होगा, और आयोटा की पावर 4 हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ज़रा एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा, इन 3 वैल्यूज़ को। आप सुनिए बेटे ध्यान से। जो पहला शॉर्टकट आप पढ़ने जा रहे हैं वो याद रखिएगा कि अगर कभी भी ब्रैकेट में आयोटा लिखा हो और उस आयोटा पर आपको कोई पावर दे दी जाए, कभी भी आयोटा लिखे और आयोटा पर आपको पावर लिख के दी जाए, तो उस पावर को ना आयोटा के केस में हमेशा डिवाइड किससे करना? 4 से। यानी जब भी कभी बेस में आपको आयोटा दिया जाए और आपको आयोटा पर कोई सी भी पावर दी जाए, अच्छा पावर इवन और ऑड की तो बात ही नहीं हो रही, पावर चाहे इवन हो, पावर चाहे ऑड हो, पावर चाहे नेगेटिव हो, पावर चाहे पॉजिटिव हो, जो भी आपको पावर दी जाएगी उस पावर को हमेशा किससे डिवाइड करवाएंगे आप? 4 से, रफ वर्क में। और जो रिमाइंडर आएगा वो आप हमेशा किस पर लिख देंगे? डिवाइड करने के बाद आपको पता ही है जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को आप पहुंचा देंगे आयोटा की पावर पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई बोले कि आयोटा की पावर 16 सॉल्व करो, आयोटा की पावर 16, तो मैंने क्या बोला कि वो पावर जो भी आपको दे आप उसको रफ वर्क में हमेशा 4 से डिवाइड करवाना। तो जैसे ही आप 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स बन जाएगा 16। इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बोलो बेटे रिमाइंडर क्या आया? 0। तो उस रिमाइंडर को जस्ट आयोटा की पावर पर रेस कर दीजिएगा। अब आप ये सब जानते हैं बेटे कि दुनिया में किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो जवाब किसके बराबर? 1 के इक्वल्स। इसी तरह से मुझे बताइए अगर आयोटा की पावर 17 आ जाए और आपको उसका आंसर देना हो तो आप यहाँ पर रफ वर्क में क्या करोगे? 17 को भी डिवाइड करोगे 4 से। अब ऑब्वियसली 17 पूरा 4 से डिवाइड नहीं होता, जितना भी हो रहा है उतना कर लो। तो आपने बोला सर 4 4 जा 16, बोले रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो इस रिमाइंडर को जस्ट आयोटा की पावर पर लिख दें। अब आयोटा की पावर 1 का मतलब सिंपल क्या बन गया? आयोटा। ज़रा 2-3 एग्जाम्पल बेटे कॉपी कर लो। अब मिसाल के तौर पे
थर्ड एग्जाम्पल में अगर आपको बोला जाए कि आयोटा की पावर 105 को सॉल्व करो, तो आप सिंपल क्या काम करेंगे रफ वर्क में, आप 105 लिखेंगे और उसको डिवाइड करवाएंगे 4 से। अच्छा, टेबल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटे, सबसे बेहतरीन काम ये है कि कैलकुलेटर तो आपको पता है अलाउड ही है, तो आप सिंपल पहले 105 को डिवाइड करवा दीजिएगा 4 से। तो 105 को जब 4 से डिवाइड करवाते हैं ना तो 26.25 आंसर आ रहा है। इसका मतलब 0.25 जो है वो नंबर एक्स्ट्रा है, 26.25 में से 26 तुम्हारे काम का नंबर है। तो अब तुम यहाँ पर क्या करना सिंपल कि अगर 105 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 26.25। तुम इस 0.25 को इग्नोर कर दो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 26 लिख दो और उस 4 को 26 से मल्टीप्लाई करवा दो। 4 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 26 से तो आंसर आ जाएगा 104। 105 में से 104 माइनस किया, रिमाइंडर क्या बचा 1। उस रिमाइंडर को सिंपल आयोटा की पावर पर रेस कर दें तो जवाब में क्या आ जाएगा आयोटा। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए आयोटा की पावर माइनस का 109, तो याद रखिएगा इस तरह के केसेस में जब भी कभी क्वेश्चन में आयोटा की पावर नेगेटिव दे तो पहले उस नेगेटिव पावर को डिवाइड में भेज दीजिएगा, अपॉन में शिफ्ट करवा दीजिएगा। अपॉन में शिफ्ट करवाने से उस नंबर की जो साइन होगी पावर की वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब पावर आपके पास क्या आ रही है 109, तो अब आप क्या करेंगे रफ वर्क में 109 को डिवाइड करवाएंगे 4 से। जब बेटे तुम 109 को डिवाइड करवाओगे 4 से तो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 27.25। तो तुम्हें 27.25 नहीं लिखना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 27 लिखना है और जस्ट उस 4 को 27 से मल्टीप्लाई करवा देना। तो आंसर मिला 108। रिमाइंडर क्या बचा 1। इस रिमाइंडर को जस्ट आप कहाँ पर भेज देंगे आयोटा की पावर में। क्लियर हो गई बात ये। तो आपका भी आंसर क्या बन गया, जाहिर बात है आयोटा अपॉन में था तो जो रिमाइंडर आएगा या आयोटा आएगा वो भी अपॉन में ही आएगा। तो अब ये आयोटा की पावर 1, अब इस आयोटा की पावर 1 का एक और मतलब क्या होता है सिंपल 1 अपॉन आयोटा। लेकिन सम टाइम एमसीक्यूज में ना वो आंसर 1 अपॉन आयोटा नहीं देंगे, वो आपको ये बोलेंगे कि आंसर को रैशनलाइज करके दो। रैशनलाइज करने से मुराद ये होता है कि अपॉन में आयोटा नहीं आना चाहिए। जब बेटे अपॉन में आयोटा नहीं आना चाहिए तो इस किस्म के जब भी कभी कोई केस बने ना तो सिंपल क्या करना, अपने आने वाले आंसर को आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करवा देना। जब तुम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करवाओगे तो आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। और आप जानते हैं कि नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आयोटा अपॉन -1 में सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या बच जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि आपको पता है नीचे 1 लिखा नहीं जाता। तो 1 को इग्नोर कर दें और नीचे वाले नेगेटिव साइन को हमेशा कहाँ शिफ्ट करवा देते हैं, ऊपर शिफ्ट करवा देते हैं। तो 1 नीचे से हटा दिया, 1 हट गया, माइनस साइन ऊपर भेजा तो आंसर क्या आ गया माइनस आयोटा। आयोटा वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए, नोट डाउन कर लीजिए इसको प्लीज़। बिल्कुल इसी तरह बेटे जो हमारा अगला टॉपिक है ना वो ओमेगा से रिलेटेड है। तो आप इसमें की पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये आप सब जानते हैं कि ओमेगा की पावर क्यूब जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो बेटे अगर कभी भी आपको ओमेगा का कोई भी केस दिया जाए तो ओमेगा पर आपको जो भी पावर दी जाएगी ना उस पावर को सिंपल आप डिवाइड हमेशा किससे करना 3 से। यानी आयोटा के केस में याद रखना है कि पावर डिवाइडेड बाय 4 और ओमेगा केस में आपको याद रखना है कि पावर डिवाइडेड बाय 3। और पावर को 3 से डिवाइड करने के बाद आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा ओमेगा, लेकिन 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा ना उस रिमाइंडर को जस्ट आपने आयोटा की पावर में रेस करना होगा। क्लियर हो गई बात। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखते हैं, अगर आपको बोला जाए कि ओमेगा की पावर आप 32 को सिंप्लीफाई करवाएं तो जो पावर आपको दी जाएगी उस पावर को आप रफ वर्क में पहले डिवाइड करवाएंगे किससे 3 से डिवाइड करवाएंगे। अब टेबल पढ़ो 3 का, तो 3 10 जा 30 बन रहा है, 3 11 जा 33 बन जाएगा। तो आप तो 32 से ही आगे निकल जाओगे। तो आगे निकलने को रेस थोड़ी हो रही कि आगे निकलना है आपको 32 तक पहुंचना है या 32 से पहले तक पहुंचना है। तो अगर मैं 3 को 10 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे आंसर मिलेगा 30, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा बेटे 2 मिल जाएगा। तो मैं सिंपल उस रिमाइंडर को ओमेगा की पावर पर रेस कर दूंगा। क्लियर हो गई बात ये। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ओमेगा की पावर दे दी जाए 1003। अब इस ओमेगा की पावर को सॉल्व करने के लिए आपने अंदर लिखा
1003 और उसको भी आपने डिवाइड किया 3 से। सही है बेटे, कैलकुलेटर से डिवाइड करना, मैनुअली डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे ही आप 1003 को डिवाइड करवाएंगे 3 से तो आंसर आपको मिलेगा 334 पॉइंट। अब 334 पॉइंट का मतलब ये हुआ कि तुम 334 पॉइंट नहीं, आप सिर्फ यहाँ पर क्या लिखोगे 334, और अब इस 3 को इस 334 से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। 3 को जैसे ही आप 334 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपको मिलेगा 1002। सब्ट्रैक्ट करवा के बेटे रिमाइंडर क्या बचा 1। उस रिमाइंडर को सिंपल कहाँ भेज दोगे, ओमेगा की पावर पर, और ओमेगा की पावर 1 का मतलब बोले तो सिर्फ ओमेगा। अरे यस, नोट कर लीजिए बेटे इसको, शाबाश। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटे एमसीक्यूज़ के लिए आपको याद रखनी है कि जैसे ओमेगा की पावर 3 बराबर 1 के होता है तो आपको ये याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा बराबर किसके होता है, 0 के। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 के होता है, आप अच्छी तरह बात जानते हैं कि अगर ये तीनों कभी लिखे हुए आएंगे तो इन तीनों की जगह आपको 0 लिखना होगा। कभी कभार वो क्या गेम खेलता है कि 3 में से कोई से 2 पूछ लेता है। कभी पूछ लेगा कि बताओ 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, कभी पूछ लेगा बताओ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, और कभी वो पूछ लेगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है। तो बेचारा बेटे गौर से मेरी बात सुनिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो ये तीन ही तो हैं। इन तीन में से जो भी मिसिंग होगा ना उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करवा देंगे। यानी अगर आपको कोई पूछे कि 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है तो यकीनन ओमेगा स्क्वायर वहाँ चला गया होगा, तो ओमेगा स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। बेटे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा मिसिंग है तो यकीनन ओमेगा वहाँ जाके क्या हो गया होगा, माइनस ओमेगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में कौन मिसिंग है, 1 मिसिंग है, तो 1 वहाँ जाके क्या बन गया होगा, -1। मतलब मेरा कहने का ये कि इन तीन चीज़ों में से, तीन वैल्यूज़ में से जो वैल्यू भी प्रॉपर्टी में मिसिंग होगी उस वैल्यू की साइन माइनस में आप बाहर लिख देंगे राइट हैंड साइड पर। तो 1 प्लस ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर नहीं था तो देखो जवाब आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा नहीं है तो जवाब किस में आ गया, माइनस ओमेगा में। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर में 1 मिसिंग है तो जवाब किस में आ गया, -1 में। ये प्रॉपर्टीज़ नोट कर लो बेटे, शाबाश। दूसरा बेटे इसमें बड़े इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू बनते हैं कि क्यूब रूट्स निकालने होते हैं आपको किसी भी वैल्यू के। तो कोई भी आपको नंबर्स दिए जाएंगे और उनके आपको क्यूब रूट्स कैलकुलेट करवाने होंगे। अब मिसाल के तौर पे पहली एग्जांपल में देखते हैं, अगर आपको कोई लिख के दे कि 8 का क्यूब रूट निकालो, बेटे 8 के क्यूब रूट का मतलब क्या, 8 की पावर 1/3 कैलकुलेट कराओ। तो अगर कोई आपसे बोले कि 8 की पावर 1/3 कैलकुलेट कराओ बगैर सॉल्व किए एमसीक्यू में एक स्टेप में इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आप पहले यहाँ देख लीजिएगा। बेटे जो नंबर आपको 8 दिया जा रहा है ये प्लस में या माइनस में, प्लस में दिया हुआ है ना। तो अगर ये प्लस में दिया हुआ है तो जो उसको तीनों आंसर होंगे वो तीनों प्लस में होंगे। और अगर आपको ये नंबर माइनस में दिया हुआ होता जो तो तीनों आंसर आते वो तीनों माइनस में आते। तो अगर ये प्लस में नंबर है तो तीनों आंसर प्लस में आएंगे। और तुम सिर्फ ये देख लो कि 8 कौन से नंबर का क्यूब होता है, तो जो 8 है वो दरअसल 2 का क्यूब होता है। तो आपने क्या करना है, सिंपल 2 को जस्ट 3 दफ़ा लिख देना है। 2 2 4, 4 2 8, बीच वाले के साथ ओमेगा लगा देना और आखिर वाले के साथ ओमेगा स्क्वायर लगा देना। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के देख लो, वापस 8 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से बेटे अगर यही क्वेश्चन आपको दे दिया जाता -8 की पावर 1/3 यानी -8 का क्यूब रूट निकालो, तो -8 का क्यूब रूट निकालने का मतलब चूंकि ये नंबर माइनस में है तो उसको तीनों आंसर किस में आ जाते, माइनस में आ जाते। तो बीच वाले के साथ ओमेगा और आखिर वाले के साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, 4 2 8। इसी तरह बेटे अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता 64 का क्यूब रूट कैलकुलेट करवाओ, तो 64 का क्यूब रूट क्या बन जाएगा, 64 4 का क्यूब होता, तो आपको 4 को 3 दफ़ा लिखना है, 4 4 और 4, सेकेंड वाले के साथ ओमेगा, थर्ड वाले के साथ ओमेगा स्क्वायर। और अगर यही नंबर नेगेटिव होता तो यहाँ भी -4 और -4 ओमेगा स्क्वायर बन जाता। क्लियर हो गई बात, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बेटे, आपने जहाँ भी पढ़ा होगा आपको किसी ने बताया ही होगा कि ओमेगा बराबर होता है -1
प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर जो होता है ना वो हमेशा बराबर होता है -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इस तफसील में नहीं जा रहा बेटे कि रिजल्ट कहाँ से ड्राइव हुए। ऑब्वियसली आपने क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ जिन जिन से पढ़ा होगा उन्होंने आपको ये बताया होगा कि यूजुअली प्लस वाली वैल्यू को हम ओमेगा लिखते हैं और माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। हालांकि इसको आप चेंज भी कर सकते हो, प्लस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर भी हो सकती है और माइनस वाली वैल्यू ओमेगा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है कि ये दोनों जो होते हैं ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यूज़ एक दूसरे के स्क्वायर होती हैं। मतलब अगर आप इस वैल्यू को स्क्वायर कराएंगे तो ये बन जाएगा, और अगर आप इस नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर कराएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी। बट आम तौर पे यूजुअली आम प्रैक्टिस ये है कि हमेशा जो पॉजिटिव वाला आंसर होता है वो ओमेगा बोलना है और जो बीच में नेगेटिव वाला आंसर है वो ओमेगा स्क्वायर। तो एमसीक्यूज़ के लिए 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूँ, वो ज़रूर अपने पास लिख लीजिए। पहला स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। सही है, ये दोनों वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर होती हैं। ओमेगा का स्क्वायर कराओगे तो ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और अगर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कराओगे तो कुछ और नहीं बनेगा, वापस ओमेगा आ जाएगा। वाइस वर्सा, याद रखना। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये। तो ये बात अंडरलाइन कर लीजिएगा, एमसीक्यू में कभी ऐसे पूछ लेता है। और दूसरी बात याद रखिएगा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी ये ज़रूर याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अंडरलाइन कर लो बेटे। तो जब भी कभी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात आएगी ना, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर भी होते हैं और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। ये स्टेटमेंट याद रख, खाली वो ये पूछेगा एमसीक्यू में कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर, और नीचे ऑप्शन दे देगा एडिटिव इनवर्स, नीचे से खाली इनवर्स लिख देगा। एक ऑप्शन नन ऑफ दीज का होगा, एक आंसर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का होगा। तो आपको टिक मार्क किस पे करना होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। क्लियर हो गई बात? ये नोट डाउन कर लो बेटा। अब ध्यान से बात सुनिएगा। एक क्वेश्चन है बेटे, अगर आपको इस तरह दे दिया जाए कि 2 की पावर में लिखा हो x + 5 और यहाँ लिखा हो 4, और आपसे बोला जाए कि आप इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट करवाएं, तो आप सब ये अच्छी तरह बात जानते हैं कि 2 की पावर x + 5 अगर 4 के बराबर है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटे मैथमेटिक्स में कि अगर कहीं लिखा हो ना कि a की पावर m बराबर लिखा हो b की पावर m, यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर पावर्स एक दूसरे के इक्वल हों, तो इस इक्वल की वजह से उन दोनों के बेसिस भी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। यानी आपको ये बात पता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर पावर्स इक्वल हैं तो बेसिस भी इक्वल हो जाते हैं, और अगर बेसिस इक्वल होंगे तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। ऐसा ही है। अब मुझे बताइए, यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर x + 5, तो आपने 2 की पावर x + 5 बिल्कुल ऐसे ही लिखा। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो 4 है ये 2 में कन्वर्ट हो जाए। तो आप सब जानते हैं कि 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ज़रा चेक करो बेटे, लेफ्ट हैंड साइड पर बेस 2 हो गया, राइट हैंड साइड पर बेस 2 हो गया, और बीच में कौन सा साइन है? = 2 का। तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। दरमियान में = 2 की वजह से पावर ऐड नहीं करवाना, पावर ऐड तो मल्टीप्लिकेशन में होती हैं। तो बेसिस सेम, पावर्स इक्वल। कब? जब बीच में = 2 हो। बेसिस सेम, पावर ऐड कब? जब बीच में मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ इक्वल की बात हो रही है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेसिस सेम हो, तो आप लेफ्ट हैंड साइड की पावर को राइट हैंड साइड की पावर के बराबर एज्यूम करवा लीजिएगा। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। जस्ट आप खाली क्या करेंगे, x = 2 कैंसिल नहीं होगा, मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बेस का जिक्र नहीं करना। बेसिस सेम होगा तो पावर को इक्वल मान लेना, +5 को उठा के वहाँ भेज दो, -5 हो जाएगा। बेटे 2 में से 5 माइनस करवाएंगे तो आंसर बोलें -3। अरे यस, नोट कर लें इसे, शाबाश। अब ज़रा बेटे एक एग्जाम्पल ये सॉल्व करके बताइए मुझे खुद से। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 2 की पावर x = 5, अब बताएं 2 की पावर x = 5, तो हमने यहाँ पर लॉजिक क्या सीखी
कि बेसिस को सेम करना है तो पावर बराबर होंगी। तो अगर यहाँ पे 2 था तो यहाँ 4 को की जगह लिख लिया 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ 16 होता मैं लिख लेता 2 की पावर 4। वहाँ चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे 5 लिखा हुआ है। बेसिस तो सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि ना इस 2 को आप 5 बना सकते हो और ना इस 5 को आप 2 बना सकते हो। तो जब कभी ऐसा केस आए ना कि बेसिस दोनों तरफ बराबर हो ही ना सकते हो, तो कुछ नहीं करना, सिंपल लॉग अप्लाई करवा देना बोथ साइड। लॉग अप्लाई करने का फ़ायदा देखो क्या होगा, मैं यहाँ भी लॉग अप्लाई करवा दूंगा तो ये बन जाएगा log 2 की पावर x। मैं यहाँ भी लॉग अप्लाई करवा दूंगा, बन जाएगा log 5। फिर आपको याद है मैट्रिक में जब आप बहुत छोटे छोटे थे तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी log a की पावर b, log a की पावर b। तो बेटे log a की पावर b में याद है जो पावर b होती है वो log से पहले आ जाती है, तो इसका आंसर बन जाता है सिंपल b log a। तो वही चीज़ यहाँ चेक करो बेटे, log a की पावर b, तो पावर कहाँ जाएगी log से पहले, पावर कहाँ जाएगी log से पहले, तो log a की पावर b का आंसर बन जाएगा x log 2 इज इक्वल टू log ऑफ 5। अब इसमें से बताइए x का आंसर निकालना कितना आसान। इधर देख लीजिए, आप लिखेंगे सिंपल x इज इक्वल टू log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। अब अगर वो आंसर पॉइंट्स में दे रहा हो ऑप्शन में तो कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड करवा देना, और अगर वो आंसर ऐसे ही फॉर्म में दे रहा हो तो इसी फॉर्म में छोड़ देना। और आपने एक और प्रॉपर्टी मैट्रिक क्लास में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो log a अपॉन b ये बराबर होता था log ऑफ a माइनस log ऑफ b। ठीक है, तो अगर वो प्रॉपर्टी पूछे आपसे कि log a अपॉन b किसके बराबर है तो आप इसको प्रॉपर्टी में क्लोज भी करवा सकते हैं। तो मकसद कहने का ये कि इस वैल्यू को अगर आप चाहें तो पॉइंट्स में लिखने इसका आंसर कैलकुलेटर से डिवाइड करवा के, और अगर गिवन ऑप्शन में यही ऑप्शन दिया हुआ हो खाली तो सिंपल आप इसी ऑप्शन पे इसी तरह से अपना काम यहीं स्टॉप कर दीजिए। लेकिन लॉग कब लेना है, लॉग से उस वक्त लेना है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेसिस आप सेम ना करवा पा रहे हो। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब बेटे जिस अगले टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक में ज़रा सुनिएगा ध्यान से। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आप सब जानते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा ही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x पर क्या है स्क्वायर, x पर स्क्वायर का मतलब ही है कि x के 2 आंसर होंगे। सही है, उन 2 आंसर में से एक आंसर को अल्फा बोल देते हैं यूजुअली और दूसरे आंसर को आमतौर पर बीटा का नाम दे देते हैं। लेकिन याद रखना बेटे, ये जो अल्फा और बीटा होते हैं इन्हीं को तो मिला के बोला जाता है क्या, रूट्स। तो रूट्स का मतलब आंसर ही तो हुए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x पर स्क्वायर है या y पर स्क्वायर है या z पर स्क्वायर है तो उसके 2 आंसर होंगे। एक यूजुअली हमारे कोर्स में एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। वैसे आपकी मर्जी, आप इसको x1 इसको x2 बोल सकते हैं। पहले आंसर को अल्फा बोला, दूसरे को बीटा बोला, और इन दोनों को मिला के रूट्स कहेंगे। तो पहला रूट अल्फा बनेगा, दूसरा रूट बीटा बनेगा। तो प्लीज़ ज़रा नोट डाउन कीजिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x पर स्क्वायर की वजह से x के 2 आंसर्स होंगे, पहला आंसर अल्फा, दूसरा आंसर बीटा। इन दोनों को हमने मिला के रूट्स कह दिए। और आपने बेटे 3.5 एक्सरसाइज में एक टॉपिक भी पढ़ा होगा, नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से, जिसमें आपको याद है कि आपने पढ़ा होगा यकीनन डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल D से भी शो करते हैं या डेल्टा से भी शो करते हैं। तो अगर कैपिटल D या डेल्टा बोले तो समझ जाना डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला किसके बराबर होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac। सही है। और डिस्क्रिमिनेंट इस्तेमाल कब करते हैं, यूज़ कब करते हैं, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रूट्स की नेचर बतानी हो कि रूट्स इक्वल हैं या अनइक्वल हैं या रैशनल हैं या इररैशनल हैं या इमेजिनरी हैं या रियल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं। इस टाइप की स्टेटमेंट आपने पढ़े होंगे, ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा ये। तो मैं आपकी सिर्फ याद दहानी के लिए आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, तो ज़रा प्लीज़ देख लीजिएगा। पहला पॉइंट आपने पढ़ा था इफ़ d इज इक्वल टू 0, तो याद रखना बेटे जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, रियल और इक्वल। अब ये हमारी किताब में एक स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, ये बुक में स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर d 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे। मैं इसमें थोड़ी करेक्शन करवाता हूँ भी आपको बट उस करेक्शन से पहले
पॉइंट नंबर 2 देखिए, अगर d लेस देन 0 हो, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो, तो रूट्स कैसे होते थे? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं इसको, इमेजिनरी भी कह सकते हैं, इमेजिनरी और अनइक्वल। तीसरी कंडीशन में d ग्रेटर देन 0 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो d इसका मतलब पॉजिटिव होगा, और अगर d पॉजिटिव होगा तो उसके 2 ही ऑप्शन है, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बेटा अगर कभी भी आपसे कोई बोले कि d ग्रेटर देन 0 है, तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब d के 2 ही आंसर पॉसिबल है, या तो d प्लस में होगा तो हो सकता है 25 हो, और d अगर 25 नहीं है तो हो सकता है 26 हो। 25 होगा तो कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर, और अगर 26 होगा तो वो नहीं कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो d ग्रेटर देन 0 तुम्हें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो d ग्रेटर देन 0 के बजाय एक कंडीशन परफेक्ट स्क्वायर, एक कंडीशन नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटे इसमें तीसरी कंडीशन ये है कि अगर d बराबर हो p डॉट एस का मतलब परफेक्ट स्क्वायर। अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर परफेक्ट स्क्वायर के हो तो जो रूट्स होते हैं आपको पता है वो रियल भी होते हैं, अनइक्वल भी होते हैं और रैशनल होते हैं। रैशनल। और चौथी कंडीशन में अगर d बराबर ना हो किसके? परफेक्ट स्क्वायर के, तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल होने के बजाय क्या? इर्रैशनल। तो जहन में रखना बेटे, हमारे कोर्स में प्रॉपर्टीज जो दी हुई है वो क्या है? अगर d 0 है तो रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। अब तुम देख लो, इक्वल सिर्फ 0 में है, बाकी सब में चेक कर लो अनइक्वल अनइक्वल अनइक्वल। बेटे रियल चेक कर लो, सब में है सिवाय नेगेटिव के। तो अगर नेगेटिव है तो इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है, बाकी हर जगह रियल है। इक्वल सिर्फ किस में है? पहले केस में, बाकी सब में क्या है? अनइक्वल। अब आप मुझे बताइए, अगर d बराबर परफेक्ट स्क्वायर के है तो रूट्स रियल भी हैं, अनइक्वल भी हैं और रैशनल भी हैं। तो बेटे अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 25 है, जैसे 49 है, जैसे 16 है, जैसे 9 है, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर की वजह से उसे क्या बोला? रैशनल। बिल्कुल इसी तरह बताइए बेटे, जो लिखा हुआ है ना d = 0, तो बेटे 0 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 0 परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से ख्याल रखिएगा कि अगर कभी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 हो जाए तो भी रूट्स रियल, इक्वल और रैशनल हो जाते हैं, क्योंकि 0 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये कंडीशन जरा थोड़ी सी आपको रिवाइज करवा दी हैं, जहन में रखिएगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, रैशनल होंगे। अगर नेगेटिव है तो इमेजिनरी होंगे, अनइक्वल होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल, अनइक्वल, रैशनल होंगे। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल, अनइक्वल, इर्रैशनल। अब इसको याद कैसे करोगे? इतना टाइम नहीं है बेटे, वरना मैं इसकी डेरिवेशन ड्राइव करवा देता ना, तो उससे जल्दी समझ में आ जाती बात कि क्यों बोलते हैं इक्वल, क्यों बोलते हैं रियल, क्यों बोलते हैं इमेजिनरी। अब वो एक लंबी बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं आपको कि जब भी रूट्स डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के बराबर हो तो उस सूरत में इक्वल होंगे, बाकी सब में देखो अनइक्वल है। अगर नेगेटिव है तो इमेजिनरी हो जाएगा, बाकी सब में देखो रियल है। अब अगर बचा ही क्या? एक रैशनल, एक इर्रैशनल। परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रैशनल। और 0 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके साथ भी क्या लगा दिया? रैशनल। क्लियर हो गई बात? ये शाबाश, जरा नोट कर लें बेटे सबको। अच्छा, वैसे अच्छी बात यह कि हमारे कोर्स में आम तौर पे ना वो इस टाइप के सवालात वो सॉल्व नहीं करवाएगा, वो सिंपल आपसे क्या बोल देगा, आम तौर पे कंडीशन पूछ लेता है। स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर, तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे तो आपको टिक मार्क किस ऑप्शन पे करना होगा। अगर वो लिख देगा d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर तो आपको नीचे इस ऑप्शन पर टिक मार्क करना होगा। अगर बोल दे d नेगेटिव है तो आपको इस ऑप्शन पर टिक मार्क करना होगा, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल। और अगर बोले d बराबर 0 के है तो ऑब्वियसली आपको रियल, इक्वल और रैशनल मार्क करना होगा। क्लियर हो गई बेटे बात ये? अच्छा, अब इसी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में आपने बेटे एक टॉपिक पढ़ा होगा, याद है? SOR का मतलब सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स बराबर किसके होते थे? -b/a के। और आपने पढ़ा होगा POR यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बराबर किसके होते थे?
सी अपॉन ए। कभी आपको रूट्स का सम निकालना हो तो माइनस बी अपॉन ए, कभी रूट्स का आपको प्रोडक्ट निकालना हो तो सी अपॉन ए। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दे दी जाए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, तो मुझे बताओ बेटे इसमें ए बराबर पी के हो गया, इसमें बी बराबर क्यू के हो गया, इसमें सी बराबर आर के हो गया। अगर आपको इसका सम ऑफ रूट निकालना है, सम ऑफ रूट को आप एस आर भी लिख सकते हो खाली, तो फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस बी अपॉन ए। बेटे माइनस फॉर्मूले का आ गया, बी की जगह क्यू आ गया, ए की जगह पी आ गया, ये एस आर आ गया। इसी तरह से अगर आपको पी आर कैलकुलेट करवाना हो तो पी आर के लिए क्या बन जाएगा सी अपॉन ए। बोलो बेटे सी की जगह आर आ गया, ए की जगह पी आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो आर अपॉन पी बन जाएंगे। सही है, नोट डाउन कर ले बेटे इसको। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एमसीक्यू दे रहा हूँ बेटा, आपको ज़रा सॉल्व करना है। अगर मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूँ मिसाल के तौर पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बेटे a जो बनेगा वो 2 बनेगा, जो b बनेगा वो 5 बनेगा और c बराबर 1 के होगा। अब आपको 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, अल्फ़ा बीटा निकालना है और अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें a बराबर 2 के, b बराबर 5 के, c बराबर 1 के 3 पार्ट्स अलग अलग एमसीक्यूज हैं, मैंने मिला दिए हैं। एक में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, एक में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है और एक में से आपको अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, ये 3 पार्ट आपको सॉल्व करने हैं इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो देखो बेटा पार्ट नंबर 1 देखिए। पार्ट नंबर 1 में हमें आंसर निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो बेटे अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन है, माइनस साइन फॉर्मूले का आ जाएगा। बोलो b की जगह 5 आ जाएगा और a की जगह 2 आ जाएगा, तो ये तो आंसर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का। सेकंड आपको निकालना है अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है c अपॉन है। तो बेटे c की जगह c की वैल्यू 1 आ गई और a की जगह a की वैल्यू 2 आ गई, तो ये आ गई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अब आपको तीसरे पार्ट में वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो कोई टेंशन नहीं लें, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो याद कर लें आप। अल्फ़ा माइनस बीटा आपको जब भी कैलकुलेट करवाना होगा ना बेटे, तो इसका आंसर होता है स्क्वायर रूट में डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू याद कर लो। हर केस में दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाए, अगर आपको अल्फ़ा माइनस बीटा कैलकुलेट करवाना है तो उसका शॉर्टकट क्या है स्क्वायर रूट में डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय। अब मुझे बताओ बेटे डिस्क्रिमिनेंट कोई नई चीज़ थोड़ी है, डी की वैल्यू तो आप पहले से जानते हैं। तो d बराबर किसके था बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a, नीचे वाला a वैसे ही लिख दो। तो मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को याद रखने में आसानी के लिए उसकी जगह d लिख दिया, तो d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन है। अब इसके अंदर बेटे तमाम वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करवा दो। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करवाएंगे तो देखिएगा बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4ac, a की जगह आ जाएगा 2, c की जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a की जगह नीचे 2 आ गया। फर्दर सॉल्व कर लो उसको, 5 का स्क्वायर बन गया 25 माइनस 4 2 बन गया 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, फर्दर सॉल्व कर लें इस पूरी वैल्यू, माइनस में आए या प्लस में आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराओगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो रूट में 25 माइनस 8 बन गया 17 अपॉन में 2, ये किसका आंसर हो गया बेटे ये अल्फ़ा माइनस बीटा का। अच्छा अब एक काम करिएगा, प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छी करने के लिए इक्वेशन यही है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a बराबर 2 है, b बराबर 5 है, c बराबर 1 है और आपको क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, किसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, तो आपको वैल्यू सॉल्व करनी है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। चलिए ये सॉल्व करके बताइए ज़रा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है, a बराबर 2 के, b बराबर 5 के, c बराबर 1 के, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। बोलें क्या करें? तो सबसे पहले ज़रा गौर से देखो बेटे इस पूरे सवाल को, इस पूरे एक्सप्रेशन में से आप अल्फा बीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो बेटे जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन में से अल्फा बीटा कॉमन निकालेंगे तो खुद सोचें, अल्फा स्क्वायर में से अल्फा कॉमन निकल गया तो एक अल्फा बचा, और बीटा तो कॉमन निकाल चुके हैं, अल्फा कॉमन निकाल चुके हैं, बीटा स्क्वायर में से बीटा कॉमन निकला तो सिर्फ क्या बच जाएगा, बीटा। तो आप इस तरह टाइप के जितने भी सवाल आते हो उसमें से कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा अल्फा बीटा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सब जानते हैं अल्फा बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ रूट मतलब माइनस बी अपॉन है। अब बेटे सी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पुट करवा दो, तो सी की जगह सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की जगह वैल्यू 1, ए की जगह वैल्यू 2, माइनस साइन फॉर्मूले का है बेटे, बी की जगह क्या 5 और ए की जगह 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करवा दें, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर -5 हो गया बेटे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू, अरे यस 4 हो गई। ये स्टेटमेंट नोट कर लो बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम्स के लिहाज से। अच्छा, अब क्वेश्चन चेक कीजिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 4 एंड 5 लेट्स से। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करें, इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स यानी जिसके आंसर, जिसके जवाबात क्या हैं 4 और 5। यानी इस मर्तबा आपको इक्वेशन बनानी है और उसके आंसर पहले से गिवन है। तो बेटे ये सबको पता है कि एमसीक्यू में अगर आपको आंसर गिवन हो तो उस पहले आंसर को आप अल्फा बोल सकते हैं, दूसरे आंसर को आप बीटा बोल सकते हैं। और जब भी कभी आपको याद रखो बेटे इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर। अच्छा ये मर्जी होती है एक्स में लिखो आंसर या वाई में लिखो या जेड में लिखो, वेरिएबल आप कोई सा भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर तुम इक्वेशन कैसे बनाओगे बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो एस आर का मतलब इन दोनों आंसर का सम, 4 में 5 को ऐड किया तो 9, एक्स बाहर आ गया बेटे। पी आर का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 4 और 5 को आपने मल्टीप्लाई किया तो 20 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोल दो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो बताने का मतलब ये कि जब कभी भी आपको कोई से भी रूट्स दे दिए जाएं और आपसे इक्वेशन फॉर्म करने को बोले तो आप हमेशा ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड यूज़ कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस आर इंटू एक्स प्लस पी आर इक्वल 0। एक्स और एक्स स्क्वायर वेरिएबल आपकी मर्जी है, आप यहाँ वाई स्क्वायर वाई लिख दो, जेड स्क्वायर जेड लिख दो, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। एस आर का मतलब दोनों आंसर का सम, पी आर का मतलब दोनों आंसर्स का प्रोडक्ट। ये नोट कर लीजिए बेटा। एक एमसीक्यू बता रहा हूँ बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। सपोज कर लें आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या ये पहला केस बता रहा हूँ, या दूसरे पार्ट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तीसरा पार्ट बता रहा हूँ, या आपको इक्वेशन दे दी जाए 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या आपको इक्वेशन दे दी जाए 100x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो ज़रा गौर से चेक करो बेटे, जो पहली मैंने एग्जाम्पल लिखी है आपके सामने, यहाँ पर a भी 1 है, b भी 1 है, c 1 है, यानी तीनों 1 है और तीनों सेम है। यहाँ भी a भी 5 है, b भी 5 है, c भी 5 है। यहाँ a भी 6 है, b भी 6 है और c भी 6 है। यहाँ a भी 100 है, b भी 100 है और c भी 100। तो ये बात याद रखिएगा, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और उसमें तीनों वैल्यूज़ बराबर हों, भले 1 ज़रूरी नहीं है, 1 1 1 हो, 6 6 6 हो, 5 5 5 हो, 100 100 100 हो, 10 10 10 हो, 9 9 9 हो, बस नंबर सेम हो, जो A हो वही B हो वही C हो,
तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर आपको इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, बल्कि x का जो दो आंसर आएंगे वो डायरेक्ट याद रखने हैं। x का आंसर पहला बनेगा ओमेगा और दूसरा बनेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो जब भी कभी a, b और c तीनों साइन समेत तीनों अगर आपस में एक दूसरे के बराबर हों तो सॉल्व किए बगैर x का पहला आंसर ओमेगा और x का दूसरा आंसर ओमेगा स्क्वायर बनेगा। अब मर्जी आपकी, इसको आप x लिखने के बजाय पहले आंसर को अल्फा लिख दें, दूसरे आंसर को बीटा लिख दें, और अगर ऑप्शन में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखा होगा तो फिर उनकी जगह उनकी वैल्यूज लिखी हुई होंगी, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। लेकिन ये मैं कब कह रहा हूं, जब बेटे तीनों नंबर्स यहां पर सेम, साइन भी अगर इनकी डिफरेंट होगी तो फिर ये शॉर्टकट नहीं लगाना, तो तीनों नंबर आपको सेम देगा। तो बगैर सॉल्व किए इन दोनों का आंसर एक अल्फा ये और बीटा ये, मतलब एक ओमेगा बनेगा और एक ओमेगा स्क्वायर बनेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए शाबाश, अब जरा बढ़ते हैं अगले दो कंडीशन की तरफ। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए ax स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और वो आपसे कंडीशन पूछे, कंडीशन पूछ ले, कौन सी कंडीशन? मैं पहला पार्ट बता रहा हूं बेटे। पहले पार्ट में कंडीशन है कि रूट्स आर, पहले पार्ट में कंडीशन पूछेगा if roots are additive inverse of each other। ठीक है। दूसरे में कंडीशन पूछेगा if roots are multiplicative इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर हो गई बात? और तीसरे पार्ट में पूछ लेगा इफ वन रूट इज 3 टाइम्स डी अदर। तीनों के बेटे आंसर मैं लिख के बता रहा हूं, तीनों के आंसर जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। तो अगर क्वेश्चन में क्या फ्रूट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर के लिए आपको कंडीशन जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है बेटे? कंडीशन जरा सुनिएगा ध्यान से। b इज इक्वल टू 0। सही है। दूसरी कंडीशन आपको याद रखनी है a बराबर c, और तीसरी कंडीशन आपको याद रखनी है 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac। तीनों जरा कंडीशन लिख लीजिए। मतलब वो कोई सी भी आपको देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कोई सी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन पूछ लेगा। पहली कंडीशन सुनो, क्या आएगा? अगर जवाबात यानी रूट्स एक दूसरे के क्या हों, एडिटिव इनवर्स हों। तो जब कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हों तो याद रखना b बराबर किसके होगा? 0 के। जब कभी भी दो रूट्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हों तो याद रखना a बराबर किसके? c के, या c बराबर किसके? a के। तीसरी बात याद रखिएगा कि जब कभी भी एक रूट दूसरे रूट का कितना हो? 3 टाइम्स हो, तो कंडीशन क्या बनेगी? 3b स्क्वायर बराबर 16ac के। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपको आसानी हो जाएगी बेटे, आई होप इंशाल्लाह। अगर ये एमसीक्यू थोड़ा घुमा के दे तो देखो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सवालात भी आसान है, बुक के ही आपने सॉल्व किए हुए भी होंगे कि पहले एसआर निकाल लो, पीआर निकाल लो, उससे कंडीशन ड्राइव कर लो। लेकिन बहुत बेहतर है कि टाइम सेव करने के लिए ये बातें आप याद कर लीजिएगा कि भाई एक में b बराबर 0 कब होगा? जब एडिटिव इनवर्स होगा, और जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो a बराबर c के या c बराबर a के होगा। और अगर 3 टाइम्स हुआ एक आंसर
दूसरे आंसर का अगर कितना टाइम हुआ 3 टाइम्स, तो 3b² बराबर 16ac। अब देखो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या है। अगर वो आपसे बोले 3 टाइम के बजाय कि एक रूट दूसरे रूट का कितना हो जाए, 4 टाइम हो जाए, तो अगर 4 टाइम हो जाए ना, तो बेटे तो ये बात तो याद रखना कि इस तरफ v² आएगा और इस तरफ ac तो आएगा ही आएगा। अब बोलो अगर यहाँ 4 टाइम है तो यहाँ 4 लिख देना, और पता है यहाँ क्या लिखना, 4 में एक नंबर बढ़ाओ 5, उस 5 का स्क्वायर करा दो, 5 का स्क्वायर 25, ये कंडीशन हो गई। अगर वो 3 टाइम के बजाय 4 टाइम्स दे तो ऐसा करना, अगर वो आपको बोले कि नहीं एक रूट दूसरे रूट का 5 टाइम्स है, तो भले 5 टाइम हो, भले 4 टाइम हो, भले 3 टाइम्स हो, दो वैल्यूज़ तो आनी ही आनी है, b² भी आना है और ac भी आना है। अब अगर यहाँ 5 है तो सिंपल यहाँ 5 लिख देना, लेकिन यहाँ क्या लिखना, 5 में एक नंबर बढ़ाओ, तो 5 में 1 ऐड करो तो क्या बना 6। अब 6 का स्क्वायर करवा दो, तो 6 का स्क्वायर कराओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 36। अरे यस, नोट कर लीजिए। आप सुनिएगा बेटे प्लीज। अगर वो क्वेश्चन में पूछ ले फाइंड द कंडीशन दैट both roots of quadratic equation vanish, यानी बेटा अगर कभी भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और वो आपसे बोले कि कोई ऐसी बात बताओ मैथमेटिकली, कोई ऐसी कंडीशन बताओ कि जिस पर x के आने वाले दोनों आंसर क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो बेटे याद रखना वो रिक्वायर्ड कंडीशन हमेशा क्या होती है, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। जब भी कभी वैनिश का वर्ड आए ना, तो वैनिश के वर्ड का मतलब b को 0 मान लेना और c को 0 मान लेना। क्लियर हो गई बात है। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आपको सॉल्व करना हो तो एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। अगर वो क्वेश्चन ऐसा पूछ लें कि फाइंड a and b so that roots of the equation may vanish। अच्छा, इसके मैं लेटर्स के नाम चेंज कर रहा हूँ, आमतौर पे a और b तो नहीं देगा, आमतौर पे p और q, r और s इस तरह के वेरिएबल्स दे दिए जाते हैं। तो मुझे बताइए बेटे, अगर इक्वेशन उसने क्वाड्रेटिक आपको क्या दी हुई हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने आपको दे दी हो मिसाल के तौर पे 5x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, 5x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, तो सिंपल क्या करना बेटे काम, इसमें से a की वैल्यू तो हो गई 5, इसमें b की वैल्यू क्या हो गई p, इसमें c की वैल्यू क्या हो गई q। तो अब क्वेश्चन में क्या पढ़ा हमने कि अगर कभी भी रूट्स को वैनिश करवाना हो तो b भी क्या होना चाहिए 0 और c भी क्या होना चाहिए 0। तो सिंपल क्या करना बेटे, a को तो छोड़ ही दो, जहाँ b आए उसको 0 मान लो तो p की वैल्यू आ जाएगी 0, जहाँ c आए उसको 0 मान लो तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर हो गई बात। अगर वो सवाल थोड़ा मुश्किल करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो आपको ऐसे लिख के दे दे कि यहाँ लिख दे p प्लस 5 इंटू एक्स, यहाँ लिख दे q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ उसमें से b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू बनेगी p प्लस 5। बोलो उसमें c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू बनेगी q प्लस 1। तो हमें पता है कि जब भी कभी वैनिश का वर्ड आएगा तो b को 0 मान लेंगे और c को 0 मान लेंगे। इस प्लस 5 को उठा के वहाँ भेज दो तो -5 हो जाएगा, इसमें से आपको p का आंसर मिल जाएगा। प्लस 1 को उठा के वहाँ भेज दें -1 हो जाएगा, इसमें से आपको q का आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बेटे बात ये। देखें बेटे, इसमें डिस्कस करने वाले MCQs तो यकीनन और बेशुमार हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम है, तो हमने लिमिटेड टाइम में आपको चैप्टर नंबर 3 का एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ ऐसा करवा दिया कि जिससे आई होप
कि अगर आप इसको ठीक तरह से वीडियो को देख लें तो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में काफ़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन बेटे जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो कमेंट सेक्शन के अंदर और मेरा व्हाट्सएप जो आपको नंबर सर रज़ा प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के आखिर में, उस व्हाट्सएप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, आप कॉल करके मैसेज करके मुझसे, और अगर आप चैप्टर 3 के कुछ MCQs करवाना चाह रहे हो या आज की क्लास के हवाले से अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। सही है, तो आई होप कि लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 यानी इक्वेशंस का, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एग्जाम के लिए आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।